ऐसे हिंदी वर्ड पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नए टॉपिक यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर आए हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमी को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, जो कार्य करती हैं, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के अपॉइंट में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे सबसे प्रमुख रूप से जो आपके प्रीलिम्स में कई बार आया है क्वेश्चन आईएमएफ को लेकर, वो। सेकंड पढ़ेंगे हम वर्ल्ड बैंक के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे हम डब्ल्यूटीओ के बारे में। इसी के साथ इस टॉपिक के साथ हम क्या पढ़ेंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश को पढ़ेंगे सीधा सा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप ये जो क्या देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है आपका कब का? 1945 या 1944 बोल सकते हैं आप। उस समय 45 तक सबकी स्थापना हुई थी। 1944 का फोटो है। कहाँ का फोटो है ये फोटो है आपका अमेरिका के एक जगह है, ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स ब्रेटन वुड्स तो उस जगह का फोटो है। वहां पर क्या हुआ था कि देखिए, आप सभी को मैंने जब स्टार्टिंग क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि जब जॉन मेनार्ड कीन्स को मैंने आपको पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया था कि 1929 में क्या आई थी, आपकी मंदी आई थी। बहुत बड़ी मंदी थी 1929 वाली। तो इसको क्या बोलते हैं? तीसा की मंदी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है? तीसा की मंदी। तीसा की मंदी आई तो इस वजह से क्या हुआ, कई सारे जो देश थे वो क्या करने लगे थे अपने। तो समझने की चीजें ध्यान से देखिएगा, इन चीजों की स्थापना क्यों की गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो। तो सही सब देश क्या करने लगे थे? आयात पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाने लगे थे। या क्या करते थे? प्रतिबंध कैसे लगाते हैं आप सभी को पता है कि मान लीजिए मुझे आयात कम करना है अन्य देशों से, तो मैं क्या करूंगा? आने वाली जो आयातित वस्तुएं हैं या आयातित वस्तुएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर चाइना से फोन आ रहे हैं, कौन के, रियलमी के, वीवो के आदि फोन आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा? इन पर टैक्स लगा दूंगा 100%। तो होगा क्या? जो फोन आपका कितना 10,000 रुपये का आ रहा है, तो उसकी रेट अब कितनी हो जाएगी 20,000। अगर मुझे और भी लगाना तो हो सकता है मैं 200% तक टैक्स बढ़ा दूं, इस पर रेस्ट्रिक्शन अधिक लगा दूं। क्वालिटी मेंटेन के नाम पर क्या करूं मैं? जो आयातित वस्तुएं हैं उनको रोक लगा दूं उन पर। तो आपको पता है प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जाता है। तो हुआ क्या, जब मंदी होती है तो आपको कॉन्सेप्ट पता है सीधा सा कि मंदी होती है तो मार्केट में पैसा कम है। अगर हम आयात और करेंगे तो हमारा पैसा और ज्यादा जाएगा बाहर। तो होगा क्या? हमारा देश मंदी की ओर और बढ़ता जाएगा, यानी पैसा खत्म होता जाएगा। इसलिए सभी देशों ने क्या अपनाया उस समय कि सभी देश बोल रहे थे कि हम आयात कम करेंगे। इससे होगा क्या? हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही बना रहेगा सीधा सा। तो इस वजह से क्या हुआ, ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह थी, वहां पर सभी देशों ने क्या किया, एक मीटिंग की। नाम की वजह से क्या, ब्रेटन वुड्स नाम था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 1944 में हुआ। कहाँ का? अमेरिका के एक न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया। इससे आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन भी कहा जाता है। अब इस वर्ड को आपको याद रखना है, जब भी आप मेंस में आए या हो सकता है प्रीलिम्स में इस नाम से पूछ ले, तो आपको लिंक कर सकें आप कि किससे संबंधित है? ब्रेटन वुड्स से संबंधित है। उद्देश्य क्या थे? आर्थिक स्थिरता किसके बाद? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा। युद्ध के बाद आर्थिक अव्यवस्था से बचाव करना। जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि कौन कौन सी परिस्थितियां उस समय बन रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना करना, यानी उस समय तक वर्ल्ड लेवल पर यानी विश्व स्तर पर कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो क्या कर सके, वो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखे या कोई किन्हीं देशों को अगर मदद की आवश्यकता होती है तो वो मदद कर सके। कि होता क्या था, पहले जरूरत होती थी तो एक देश दूसरे देश से क्या मदद मांगता था। होता क्या था कि एक देश मोनोपोली करना चाहता था। कैसे? अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है और कोई गरीब देश को जरूरत है तो मैं उससे मनमाना क्या वसूलता था? ब्याज यानी इंटरेस्ट वसूलता था। तो इन चीजों से, सब चीजों से बचाव के लिए, कि आयात निर्यात पर भी जो प्रतिबंध लगे हैं उनको हटाने के लिए, यानी एक हम क्या बोलते हैं, एक होम या हाउस बनाने के लिए, सीधा सीधा क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको बता दिया है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या करना था? हमको एक संस्थान का निर्माण करना था, संगठन का निर्माण करना था। तो उसी के लिए मीटिंग कहाँ हुई थी? ब्रेटन वुड्स में 1944 में। तो ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्होंने क्या दिया? इन्होंने सुझाव दिए क्या कि हम एक आईएमएफ बनाएंगे, एक वर्ल्ड बैंक बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे हम? एक डब्ल्यूटीओ बनाएंगे। इन दोनों का कार्य क्या होगा? इन दोनों का कार्य होगा, आईएमएफ का कार्य होगा अल्पकालिक वित्तीय ऋण देने के लिए, वर्ल्ड बैंक का कार्य होगा
दीर्घकालीन वित्तीय ऋण देने के लिए। और WTO का कार्य क्या होगा, जो व्यापार संबंधी समस्याएं हैं सभी, चाहे वो सब्सिडी से रिलेटेड हो, चाहे वो आयात निर्यात से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी संबंधित हो, बौद्धिक संपदा यानी कॉपीराइट और ट्रिप्स समझौता आपने पढ़ा होगा पहले, अगर पढ़ा हो तो इससे संबंधित क्या देखेगा, मुद्दे देखेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कैसे, जब ब्रेटन वुड्स ने क्या उसका रिजल्ट क्या निकला था, रिजल्ट निकला था कि हम IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ओपन करेंगे। तो अभी आप जो वर्तमान में WTO देखते हैं, उस समय वो क्या था, वो ITO था, पहले इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। तो वो कब आया, उसको हम आगे देखेंगे कि ITO WTO में कैसे चेंज हुआ। तो सबसे पहली जो हमारी संस्थान है IMF है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ जितना लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। और इसके बाद लिखेंगे कि आप कि इसके परिणाम स्वरूप 3 प्रमुख संगठनों या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, ITO, IMF और आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। और आप सभी को पता है कि ये प्रीलिम्स के नजरिए से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वता इसकी इस प्रकार देखी जा सकती है कि आप 1 या 2 साल में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, या तो IMF से रिलेटेड कोई क्रियाविधि आती है, यानी संरचना या ये काम कैसे करते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या IMF की जो रिपोर्ट है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें भी रिपोर्ट्स में कैसे पूछा जाता है, इसकी भी थीम्स को रिपीट किया जाता है अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे कैसे IMF और मैंने क्या बोला आपको, वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक से क्या होता है, हर एक साल दोनों से एक क्वेश्चन मान के चलिए, अगर इकोनॉमी में नहीं तो इन्वायरमेंट में जरूर। क्यों कि IMF द्वारा कई सारे संस्थानों के साथ क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है, और वो संस्थान क्या करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, IMF इसकी सहायता करता है, तो ये क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। हालांकि हो सकता है रिपोर्ट में इसका कोई सहयोग ना हो, तो उस रिपोर्ट को कहाँ पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, भले इन्वायरमेंट के रूप में पूछा जाए या इकोनॉमी के रूप में पूछा जाए। तो आपको इसका महत्व पता ही होगा। अब IMF की स्थापना कब हुई, किसके परिणाम स्वरूप हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की। तो 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। मुख्यालय कहाँ था इसका, वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। ये याद रखने की चीज़, याद रखने की चीज़ क्यों है, क्योंकि एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है IMF के बारे में भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में इसके 190 सदस्य हैं, इसको भी लिख लीजिए। IMF का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। यानी देखिए, अगर कोई संस्थान वित्तीय क्षेत्र में आ रही है तो उसके जो उद्देश्य क्या होंगे, अच्छे अच्छे उद्देश्य आप खुद सोच सकते हैं क्या करेगा। अगर आप इसको बिना पढ़े भी, अगर आपने ना पढ़ा होगा, तो अगर आप UPSC के अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आज तक हमने जो क्लासेस की हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी इकोनॉमी को लेकर। तो आपको पता होगा किसी भी संस्थान का हम निर्माण करते हैं तो उद्देश्य हम अच्छे अच्छे रखते हैं। कैसे कि वित्तीय अस्थिरता बनाए रखना, लोगों को लोन प्रदान करना, ऋण आवश्यकता पूरी करना, आदि अच्छी अच्छी चीजें। सीधा सा अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, और मुद्रा विनिमय दर। विनिमय दर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो आपको पता होगा विनिमय दर क्या होता है, कि स्थिरता सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं कि एक करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई और एक करेंसी बिल्कुल गिरती गई, सीधा सा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब IMF की संरचना क्या होती है, IMF कार्य कैसे करता है, तो इसका संरचना को देखते हैं। देखिए IMF की संरचना प्रमुख रूप से 4 प्रकार से होती है, सीधा सा। इसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, और एक होता है कार्यकारी बोर्ड, और तीसरा होता है हमारा क्या, प्रबंध निदेशक। देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। जो देश आपके 190 देश हैं, सभी के क्या होंगे, एक एक सदस्य होंगे, एक एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। यानी एक एक व्यक्ति, एक एक, सीधा सा एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। तो ये याद रख सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कभी। अगर 25 में ना पूछा जाए तो हो सकता है 26 में, 27 में, लेकिन संभावना तीनों सालों में है। इसलिए मैंने बोला था कि ये क्लासेस सब ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक 2025 के लिए ही है, उसके लिए तो है ही, 100% श्योर हूँ मैं इसके लिए, ये तो है ही। लेकिन मैंने आपको स्टैटिक पार्ट जो पढ़ाया है, तो देखिए स्टैटिक पार्ट कभी चेंज नहीं होता। तो ये पार्ट आपसे 2032 में भी पूछ जाएगा UPSC में, अगर सिलेबस में से ये हटा नहीं या सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अगर इकोनॉमी को ही हटा दिया तब हो सकता है इससे क्वेश्चन ना पूछाई। अगर इकोनॉमी बना रहा तो 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन क्लासेस को आप 5 साल बाद भी देखेंगे तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में देखिए आपने, एक गवर्नर एक वैकल्पिक गवर्नर, यानी सीधा सीधा कितना अपने 380 व्यक्ति के लगभग हो जाते हैं इसमें, क्योंकि 190 देश हैं। गवर्नर अक्सर देश का वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का प्रमुख होता है।
सीधा सा। हो सकता है हमारे देश से हम किसको भेजें, वित्त मंत्री को भेज दें, या क्या होता है हम अपने देश के आरबीआई गवर्नर को भेजना है, ये हम पर निर्णय होता है। ये आईएमएफ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला क्या होता है, इसमें वोटिंग होती है और इसमें आपसी सहमति के आधार पर क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में हम निर्णय लेते हैं कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इकोनॉमी चल रही है उसमें क्या क्या बदलाव करने हैं और स्थिरता को कैसे बनाए रखना है। इसका निर्णय कौन लेता है, सभी 190 देश मिलकर, सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अब ये है कार्यकारी बोर्ड, इसमें 24 निदेशक होते हैं। याद रखिए आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में कितने निदेशक होते हैं, 24 निदेशक होते हैं। ये ऐसी थीम का क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक में पूछा गया है, और भी क्या किसमें, मौद्रिक नीति समिति में पूछा गया कि सदस्य पूछ लिए गए थे। तो हो सकता है आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में भी सदस्य को पूछा जा सके। तो देखिए अब 24 निदेशक सदस्य निदेशक होते हैं, तो इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कि निर्णय लेना, सीधा सा कि ये निर्णय ले लिया। अब ये क्या है, नीतियों को लागू कौन करता है और संचालन की जिम्मेदारी कौन संभालता है, ये। अब हम पॉलिटी की नजरिए से देखें तो ये क्या है आपकी, ये विधायिका है आपकी, और ये क्या है आपकी, ये कार्यपालिका है, सीधा सा कि ये निर्णय ले रही है और उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, क्रियान्वित या कार्यान्वित कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका कार्यकारी बोर्ड। तो दो चीज याद रखने की इसमें, तो इनको याद रखिएगा। अब तीसरा है प्रबंध निदेशक, ये आईएमएफ का प्रमुख होता है, एक व्यक्ति प्रमुख होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो यहाँ पर भी रहता है और यहाँ पर भी रहता है। वर्तमान 2025 तक कौन है प्रबंध निदेशक, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो ये याद रखने की चीज है। हो सकता है यूपीएससी ना पूछे, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक बार आप देख लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी रहता तो हो सकता है अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो अगर क्वेश्चन में आ भी जाता है गलती से, भले यूपीएससी ना पूछता हो, गलती से क्वेश्चन में उसने एक स्टेटमेंट डाल दिया तो आप इसको टिक कर देंगे। क्योंकि होता है जब भी आप क्लासेस लेते हैं, अगर पूरे फोकस के साथ अगर क्लास ले रहे हैं, भले ही आपने उसका रिवीजन नहीं भी किया हो, तो वो होता है जब ऑप्शंस में आते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसमें जो ये चीज़ें फिट होती जाती हैं, जिनको आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहते हैं, तो ये अपना ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा, ये आप देख कर ही लगा देंगे। चौथा क्या है, आईएमएफ स्टाफ। देखिए अब किसी भी संस्थान के लिए स्टाफ की तो आवश्यकता होती है, तो स्टाफ क्या करता है, आर्थिक विश्लेषण, तकनीकी सहायता और वित्तीय निगरानी जैसे कार्यों के लिए विभाग हैं। तो इसमें क्या है, आईएमएफ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक संगठन है, इसमें भी कई सारे विभाग हैं। जैसे हम बोला है भारत सरकार, तो भारत सरकार को एक चीज थोड़ी है, इसमें भी कई सारे मंत्रालय हैं, फिर मंत्रालयों के अंतर्गत विभाग हैं। तो ऐसे ही क्या कौन कार्य करता है, तो आईएमएफ भी ऐसे कार्य करती है। क्योंकि आईएमएफ एक छोटी मोटी दुकान तो है नहीं कि छोटी मोटी दुकान है तो सिर्फ एक हॉल में वो आ जाए। तो आईएमएफ के कई कार्य होते हैं, तो इसके कई सारे ऑफिस होंगे और कई सारे इसके विभाग होंगे जो अलग अलग चीजों को देखेंगे, सीधा सा। अब क्या चीज देखना है आपको, आईएमएफ कोटा। कोटे से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, 1979 से लगभग 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज तक 2024 तक, और इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। डायरेक्टली कोटे को लेकर भी पूछे गए हैं, और इसमें जो जो चीज आती है क्या, 25% आपका जो रिजर्व ट्रांस आता है 25% गोल्ड का, तो वो क्या होता है आपका आईएमएफ कोटे में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। तो कोटे का महत्व क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कोटा होता क्या है। देखिए हम क्या है, आईएमएफ होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वोटिंग होती है किसी भी लेके मुद्दे को लेकर। अब इसमें वोटिंग होती है तो किस मुद्दे को लेकर होगी और कैसे होगी, वो देखना पड़ेगा हमको। तो मुद्दा ये होगा कैसे, किसी मुद्दे को लेकर कि मान लीजिए कोई देश आयात निर्यात में गड़बड़ी दिखती है किसी भी देश के अंतर्गत, तो क्या होगा, सब देश बैठेंगे आपस में तो वोटिंग करेंगे, तो उस वोटिंग में तो किसका हिस्सा कितना ज्यादा होगा, ये किसके आधार पर होता है, हमारा आईएमएफ कोटे के आधार पर होता है। तो सीधा सीधा अगर आप आईएमएफ कोटे की परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख ही लीजिए, इससे क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बाद में कंफ्यूजन पैदा ना हो। सीधा लिखिए, आईएमएफ कोटा डालिए, इसके सामने डैश दीजिए और लिखिए, आईएमएफ कोटे का संबंध किसी राष्ट्र की आईएमएफ में सदस्यता से है। प्रत्येक देश आईएमएफ से जुड़ने के लिए कुछ मौद्रिक योगदान करता है। अब आपने क्या लिखा, मौद्रिक योगदान लिखा है ना, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सीधा सा मौद्रिक योगदान लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए सीधा सा, जिसे कोटा सदस्यता कहते हैं। ये कोटा सदस्यता कहते हैं। किसी विषय पर सदस्यों का मताधिकार उस राष्ट्र के कोटा पर भी आधारित होता है। यानी अगर आप 190 देश के सदस्य भी क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के बराबर वोट होगा, नहीं। जिसका कोटा अधिक होगा, यानी जिसका मौद्रिक योगदान अधिक होगा, तो जिसका मौद्रिक योगदान अधिक होगा तो उसकी क्या है, उसका प्रभाव आईएमएफ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आपने कई बार न्यूज़पेपर में या कई टीचर्स के मुंह से सुना होगा या यूट्यूब पर देखा होगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर किसका कब्जा है, तो अमेरिका का। तो अमेरिका का क्यों है, क्योंकि अमेरिका का उस कोटा है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। आप देखिए, अब एक और चीज़ क्या है आपकी इसमें जो लिखी नहीं है स्लाइड में, वो ये चीज़ है कि आईएमएफ कोटे का निर्धारण कौन करता है। मान लीजिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा सीधे-सीधा कि मुझे कोटा नहीं देना है या मेरा कोटा ज़्यादा होगा इसमें, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी कि अमेरिका बोले कि पूरा 100% कोटा मेरा, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण कुछ नियमों के आधार पर होता है। तो निर्धारक क्या होते हैं इसके? तो निर्धारक लिखिए, हेडिंग डालिए, आईएमएफ द्वारा कोटे के निर्धारण के लिए निर्धारक, आईएमएफ द्वारा कोटे के निर्धारण के लिए निर्धारक। अब फर्स्ट है क्या आपका फर्स्ट होगा सदस्य देश की जीडीपी, सदस्य देश की जीडीपी। सेकंड होगा आपका अर्थव्यवस्था का खुलापन, खुलापन। तीसरा होगा आपका क्या, अधिक परिवर्तनशीलता, अधिक परिवर्तनशीलता। चौथा होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार। तो आपकी क्या होंगी, चार चीजें हो गई। खुलापन से आप समझ होंगे कि आयात निर्यात बहुत ज्यादा होता होगा। अधिक परिवर्तन यानी कि अनुकूलन अधिक होगा किसी भी परिस्थिति को लेकर। जैसे मंदी की व्यवस्था आती है तो वो देश हल्के क्या करता होगा, जो अपना फ्लो होता है पैसे का वो हल्का बढ़ा देता होगा, तो आर्थिक परिवर्तनशीलता अधिक होती है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या चलता है आपका, जो करेंसी चलती है, क्या चलती है अभी वर्तमान में, डॉलर चलती है। तो उसके बाद मुद्रा भंडार वो अधिक हो, जिससे क्या हो, वो आयात निर्यात ज्यादा कर सके। सीधा सा आप देखते हैं कोटे का महत्व क्या होता है। हमने देख लिया कि प्रत्येक देश का कोटा उसके आर्थिक आकार के आधार पर तय होता है। कोटा से वोटिंग शक्ति, वित्तीय सहायता, एसडीआर का निर्धारण होता है। देखिए एसडीआर एक अलग क्या है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम अभी देखेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है, अमेरिका का सबसे बड़ा कोटा कितना है, 17.43%, 17.43%। अब भारत का कोटा कितना है, 2.75%। अब आप देख सकते हैं अगर हमारी स्थिति कहाँ है और अमेरिका की स्थिति कहाँ है, ये ज़्यादा क्यों है। वही जो चार निर्धारक हमने बताया, तो निर्धारकों के आधार पर क्या है, अमेरिका का लेवल 17.43 है और भारत का 2.75% है। सीधा सा अब एसडीआर क्या है, एसडीआर 1969 के लगभग, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो हाँ 1969 ही है, कि के समय क्या किया कि जो वर्तमान में डॉलर की जो वृद्धि आप देखते हैं कि हर चीज डॉलर में ही हम क्या करते हैं आयात निर्यात, वो उस समय बढ़ रही थी, तो उसको रोकने के लिए आईएमएफ ने क्या किया। आईएमएफ का मतलब क्या है, सभी देशों ने मिलकर क्या किया कि उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि हम किसी एक देश की मोनोपोली में आ जाएं, यानी एकाधिकार, एकाधिकार में आ जाएं। सीधा सा अब एकाधिकार क्या होता है इसको अभी समझते हैं। पहले इसको समझिए, एकाधिकार में ना आए तो इसलिए क्या किया उन्होंने, एक नई मुद्रा का निर्गमन करना चाहा, वो बोलेंगे एसडीआर, कि हम क्या किया करेंगे, इसका यूज किया करेंगे। लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि अमेरिका उस समय तक बहुत आगे बढ़ चुका था हर चीज में, उसका आयात निर्यात अधिक था, उसका जो रिजर्व था पैसे के पीछे में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई करेंसी की छपाई करता है तो उसके पीछे इसको रिजर्व रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ 1 मिनट में, कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं बोलूंगा कि देख मैंने एक नोट छपाई की है, एक नोट की, तुम इसको चलवा, मतलब करेंसी को मान लो या वैधानिक दे दो। तो मैंने तुमको एक नोट दिया, तुमने उसके बदले में मुझे क्या दिया, कुछ सामान दिया, और ये 100 रुपए का नोट जो मैंने खुद ने छपाई की है। आप इसको कैसे विश्वास होगा कि ये नोट मैं अगर दोबारा तुमको दूंगा तो तुम इसको मान लोगे। तो इसके लिए क्या होता है, रिजर्व रहता है, और आप पर क्या रहता है कि मान लीजिए अगर ये चाहता भी है पैसा देना, तो इसके पास एक्स्ट्रा है क्या कुछ देने के लिए। तो इस नोट के पीछे किसकी जो प्रेशर रखा हुआ है, या किसका जो सपोर्ट लगा हुआ है, सपोर्टेड बोलते हैं इसको, सपोर्ट, तो वो क्या रखा हुआ है, गोल्ड या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आदि। तो हर एक देश में क्या होती है, नोटों की छपाई इसी आधार पर होती है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि एसडीआर की कोशिश करी। अब एक वर्ड क्या पढ़ा था हमने, मोनोपोली, यानी एकाधिकार। एकाधिकार होता क्या है, एकाधिकार होता है अगर हम किसी भी व्यवस्था में क्या करते हैं,
जो अन्य हमारे प्रतिस्पर्धी हैं यानी कॉम्पिटिशन में जो लोग हैं उनको साइड लाइन कर देते हैं। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, आप एक एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जब 2016 में जियो लॉन्च हुआ और इसने 2020 तक क्या किया, अपनी मोनोपोली धारण कर ली। कैसे की? इसकी कुछ स्ट्रेटजी थी। कैसी? एक थी फ्री वाइज, यानी इसने फ्री सेवा दी लगभग 1 साल, फ्री सेवा दी सीधा सीधा सा। तो फ्री सेवा से क्या होगा, कई सारे जो कस्टमर थे अलग अलग सिम में थे, उन्होंने क्या किया, जियो में पोर्ट कराया और जियो सिम को लेना। अब हुआ क्या, 1 साल बाद 2 साल बाद क्या किया, इसने सबसे पहले क्या रिचार्ज सस्ते किए और उस समय तक जब इसकी सिम में वृद्धि हो चुकी थी, जब इसके यूजर्स या ग्राहक बढ़ चुके थे, इसने क्या किया, इसके देश में लगभग हर जगह का नेटवर्क पहुंच चुका था, जो कि अन्य कंपनियां भले ही वो 50 साल से हो, उन्होंने ये काम नहीं कर पाया था। तो ये काम किसने कर पाया? जियो ने। तो इसने क्या किया, अच्छी स्पीड दी, अच्छा डाटा दिया, फ्री दिया, तो कई सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, हर एक व्यक्ति जियो को यूज करने लगा। और सभी ने देखा कि पहले हम 15-20 रुपए का क्या कराते थे रिचार्ज, अब वो 15-20 की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने 1 साल तो लगभग फ्री ही चलाया क्या, जियो का। तो हुआ क्या, ये मोनोपोली हो गई, ये कंपनियां ने अपने प्रतिस्पर्धी बिल्कुल समाप्त कर दिए, ये कंपटीशन में कोई है ही नहीं। वही बात है, कोई नहीं टक्कर में, यहाँ पर कोई नहीं टक्कर में, सीधा सा। अब एसडीआर क्या होता है, एसडीआर को हम अभी देखेंगे। देखिए, अब IMF देता क्या है, कौन सी सेवा देता है, वित्तीय सहायता देता है। आपको मैंने बताया था कब, 1991 में आपका क्या हुआ था, आर्थिक संकट, तो उससे उबरने के लिए लोन किसने दिया था, तो IMF ने दिया था। तकनीकी सहायता देता है। तकनीकी सहायता कैसे देता है, सभी देशों को वित्तीय नीतियों को बताता है, टैक्स बताता है और आर्थिक प्रबंधन, यानी ये तकनीकें बताता है और तकनीकी व्यवस्था बताता है। जैसे कैसे, जैसे यूपीआई सिस्टम खुद भारत ने डेवलप किया, तो IMF चाहेगा तो क्या करेगा, ऐसा ही सिस्टम अन्य देशों को भी देने की कोशिश करेगा, उनको सलाह देगा कि आप इस चीज़ को अपनाएं, और प्रबंधन देगा, निरीक्षण और निगरानी करता है। अब निगरानी किस चीज़ की करेगा, कि कोई देश क्या कर रहा है, आर्थिक नीति से क्या कर रहा है, आर्थिक नीति को या स्थिर रख रहा है या नहीं। स्थिर वो क्यों देखता है, वो इसलिए देखता है, अगर समस्या हुई इस देश के साथ, जैसे हम लास्ट ईयर देखेंगे तो श्रीलंका के साथ, श्रीलंका वर्तमान में किस किस के साथ हो रही है अभी, और अभी बांग्लादेश के साथ भी हुई, बांग्लादेश के साथ, और अभी कौन है लाइन में लगे हुए हैं, सब नेपाल, और आपका कौन सा म्यांमार में हो चुका है 2 साल पहले, और इससे पहले भी क्या था, अब और वर्तमान में कौन है, पाकिस्तान। सभी की हालत बिल्कुल खत्म सी हो रही है अभी, क्यों, इसलिए वो क्या करता है, वो आर्थिक नीतियों का आकलन भी करता है और निरीक्षण भी करता है, निगरानी भी करता है, और वो बोलता भी है कि आप यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, तो इन गलतियों को सुधारिए। करता क्यों है, उसका कारण ये है कि अगर देश में कुछ वित्तीय व्यवस्था खराब होती है, तो उससे होता क्या है, जरूरत पड़ने पर IMF को ही क्या देना पड़ता है, लोन देना पड़ता है, यानी इसका पैसा खर्च होता है। तो पैसा खर्च ना करना पड़े तो इसकी इसलिए वो क्या करता है, पहले से निगरानी करता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर, अगर IMF चाहे तो वो मदद करता ही क्यों है, बोल दे कि मुझे नहीं करनी मदद, तुम अपना देख लो काम। या ऐसे देश जो उसकी बात मानते ही नहीं, या अभी जो वर्तमान में खराब स्थिति में है, तो IMF के कोटे से उसको बाहर कर दो और सीधा सीधा सा अपना पैसा बचा ले IMF। तो ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, हमको आर्थिक स्थिरता के साथ क्या बनानी पड़ती है, वित- वित्तीय स्थिरता का क्या बनाना पड़ती है, वैश्विक स्थिरता, यानी सुरक्षा की स्थिरता। अगर आपने देखा होगा, अगर किसी देश में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में, किसी जिले में, किसी गांव में अगर आर्थिक समस्या होती है, मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, आर्थिक समस्या होती है तो राजनीतिक और सुरक्षा समस्याएं जरूर पैदा होंगी, सीधा सीधा सा। तो आप जो वर्तमान में क्या देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे गृह युद्ध, गृह युद्ध कहाँ का, सूडान का देख सकते हैं आप, यमन का देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये देखने को मिलेंगी जैसे बांग्लादेश है और आपका श्रीलंका, जहाँ पर आर्थिक संकट आ चुके हैं। क्योंकि जब पैसा लोगों के पास नहीं होता, तभी लोग इधर उधर भागते हैं। अगर पैसा होगा तो वो अपना काम प्रतिदिन लगातार या रेगुलर तरीके से अच्छे से करते रहेंगे। तो आप देख रहे होंगे कई सारे देश हैं जो पैसे वाले हैं, उनमें ये समस्या देखने को नहीं मिलती। हो सकता है अगर समस्या हुई है तो उसका कोई अलग कारण और कोई बड़ा कारण हो, इस वजह से हो रहा हो ये। अब देखिए, अब ये है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति IMFC, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, इसलिए यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है और अच्छे से इसको देखिए। अब इसके 24 सदस्य होते हैं। अब याद रखिए कि मैंने आपको निदेशक मंडल बताया था,
वो इससे अलग होता है और इसकी मंत्री स्तरीय सलाहकार समिति अलग होती है। तो मौद्रिक IMF से संबंधित जो समिति है उसी को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, जो सदस्य देशों के गवर्नरों में से चुने जाते हैं। सदस्य देश होंगे, उनके गवर्नर में से हैं, उनको चुन लिया जाएगा। 24 सदस्य, 190 देश हैं, इनमें से कोई भी 24 चुन लिए जाएंगे। इसका काम क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता और SDR जैसी नीतिगत मामलों पर चर्चा करना, IMF को सुझाव देना। ये IMF को बताएगी कि ऐसे ऐसे करना है। और IMF किस पर चर्चा करवाएगा? किसको? IMF चर्चा करवाएगा किन? जो 190 देश हैं वो सभी बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। फिर फैसला होगा। IMF की जो समिति है किसकी? कार्यकारी निदेशक मॉडल मैंने आपको बताया था, तो एग्जीक्यूशन उसी को करना है, तो वो इस पर क्या करेगी। और यहाँ पर एक चीज याद रखने की क्या है, IMFC की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। यानी सीधा सा अगर इसने किसी चीज का सुझाव दिया है तो हो सकता है IMF माने या ना माने, कुछ भी हो सकता है, तो बाध्यकारी नहीं होती। अब अगर मुझे क्वेश्चन यूपीएससी में बनाना होगा और यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी भी इससे रिलेटेड, तो 100% वो ये स्टेटमेंट जरूर डालेगी कि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। तो वो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और उसने लिख दिया कि बाध्यकारी नहीं होती, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं यही लिखूंगा कि IMFC में 24 सदस्य होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये होगा पहला। दूसरा लिखूंगा मैं क्या? IMFC की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। तीसरा लिखूंगा मैं आपका क्या? इसका काम वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता और SDR जैसी नीतिगत मामलों पर चर्चा करना और IMF को सुझाव देना होता है, सीधा सा। और अगर मुझे चौथा स्टेटमेंट भी बनाना होगा या तीसरी की जगह अगर मुझे और कोई पॉइंट डालना होगा तो मैं डालूंगा इस समिति में विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं या लेते हैं, ये लिख दूंगा। तो ये क्या होगा? इसी टॉपिक को लेकर हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा और इसी से हमको आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अब देखिए, IMF से आपने क्या देखा कि वो वित्तीय सहायता करता है। तो वित्तीय सहायता है तो उनके भी कुछ नाम होते हैं। अगर हम नाम के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा भार हो जाएगा। क्यों? थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ आप क्या करेंगे, इन नामों को देख लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नाम देकर। जैसे यही पूछा गया था कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किससे संबंधित है, तो आप सीधे से क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे IMF से संबंधित है। तो आप सभी ये देख लेंगे और आपको जो नाम दिख रहे हैं सिर्फ इसी वजह से इन व्यवस्थाओं के ये नाम दिए गए हैं। सीधे से कैसे देखेंगे आप? मान लीजिए ये शॉर्ट टर्म है, लिक्विडिटी लाइन है, तो ये अल्पकालीन। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये लोन दिया जाता है। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी घटाने के लिए। कैटास्ट्रोफ कंटेनमेंट, रिलीफ ट्रस्ट, रिलीफ देने के लिए आदि। आप कोई भी चीज देखेंगे तो ये क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा क्या कि ये किससे संबंधित है। तो इन व्यवस्थाओं के आपको नाम ध्यान रखने हैं, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। जब आपको PPT मिल जाए तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब क्या है, देखिए IMF द्वारा मैंने क्या बता दिया आपको, जो वित्तीय क्या होती है आपकी सहायता होती है, उनके भी नाम होते हैं। तो उनकी व्यवस्था के नाम क्या है, ये है। और अब हम क्या देखेंगे, IMF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसकी? IMF की, वर्ल्ड बैंक की, और एशियन जो बैंक है आपकी डेवलपमेंट बैंक है वो, एशिया विकास बैंक वो, और अन्य भी जो संस्थाएं होती हैं जैसे UNDP, UNO। तो इन सभी की क्या रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हमेशा पूछा जाता है 1 या 2 साल बीच में स्पेस दे के यूपीएससी हर बार पूछता है कि हर बार कोई रिपोर्ट का नाम पूछता है, उसके साथ लिख देता है कि ये इसकी एजेंसी है या ये इसकी रिपोर्ट है। तो इसकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब मैंने इसको बिल्कुल लिखा क्यों पूरा डिटेल के साथ, क्योंकि ये रिपोर्ट्स पहले पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इनको लिख दिया। अब ये क्या है, साल में 2 बार प्रकाशित की जाती है। देखिए जैसे कि मैंने आपको जब PYQ ये बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था अगर PYQ पूछ लेता है किसी चीज़ के बारे में तो उसके बारे में उठा के क्वेश्चन वो थीम्स और कोर एरिया भी पूछ सकता है। तो सिर्फ ये नहीं देखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की नहीं। ये तो सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से देख लिया। अब PYQ में पूछा जा चुका है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि अंदर से भी देखना पड़ेगा। क्या? ये साल में 2 बार प्रकाशित की जाती है। अगर क्वेश्चन बना कि ये प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा सीधा सा। तो ये याद रखिएगा। अब उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि अच्छे अच्छे उद्देश्य होते हैं वो ये हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये है असमानता, आर्थिक संकट, विकासशील देशों के लिए नीति सवार प्रदान करना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में हर बार एक थीम आधारित विषय अध्याय भी शामिल होता है। तो हो सकता है अगर हाल ही में कोई रिपोर्ट आए किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, तो उसकी थीम क्या आती है, तो उस थीम से क्वेश्चन पूछे जा सके। यूपीपीसीएस हर बार यही क्वेश्चन पूछता है, वो किसी न किसी रूप रिपोर्ट के थीम के बारे में 100% पूछता है। आप लास्ट ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर देंगे इसके यूपीपीसीएस के, तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन यूपीएससी भी पूछ सकता है अगर उसको थोड़ा भी फैक्चुअल जाना होगा तो, और करंट को अगर वो बेस बनाएगा तो। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अब ये भी कौन जारी करता है, आपका आईएमएफ करता है। वही क्या, साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित की जाती है। उद्देश्य, अच्छे अच्छे उद्देश्य हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, बिंदु वही है, वित्तीय अस्थिरता को रोकने के लिए नीतिगत सिफारिशें दी जाती हैं। रिपोर्ट देशों और क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय संगठन की संभावना का मूल्यांकन करती, सीधा सा। अब अन्य रिपोर्ट्स क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये देख लिया हमने, ये हमने पढ़ ही लिया इसको अच्छे से। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ये वाला भी। ये किस संबंधित है, वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और जोखिमों का विश्लेषण कौन करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट करती है। अब इसके बारे में आप एक बार खुद से पढ़ेंगे, गूगल करिएगा, गूगल पर क्या पढ़ेंगे आप, विकिपीडिया से आप इसके बारे में क्या क्या पढ़ लेंगे, जो चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी, इसके बारे में, इस साल में कौन करता है इसको प्रकाशित। और ये देखिएगा कि वर्ल्ड बैंक, सॉरी, आईएमएफ के साथ कोई अन्य साझेदार है जो इसमें क्या करता हो, सहायता करता हो इस रिपोर्ट में, या सिर्फ अकेला आईएमएफ करता है। तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आप क्या देखेंगे, जीएफएसआर को देखेंगे विकिपीडिया पर सर्च करके। और क्या, फिजिकल मॉनिटर सरकार की वित्तीय स्थिति और राजकोषीय नीति और घाटे पर रिपोर्ट देता है, कौन, आपका आईएमएफ। आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। अब इनको आपको याद रखना है। मैंने आज याद रखने की कौन कौन सी दी आपको, आज मैंने दी आपको जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, वित्तीय उपकरण है किसके, आईएमएफ के ऋण देने के, वो देखिए और रिपोर्ट्स को देखिए आईएमएफ की। तो याद रखने की चीजें ये हैं। और आपके क्या बताया था मैंने, आईएमएफ सी। अब एसडीआर क्या होता है, एसडीआर को एक मुद्रा बनाने की कोशिश की गई थी, कब, आपका 1969 में, लेकिन ये मुद्रा नहीं है उस समय अमेरिका के दबाव के कारण, क्योंकि अमेरिका का दबाव हमेशा ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में रहा है। तो इसने क्या बनने नहीं दिया उसको, मुद्रा नहीं बनने दिया। यानी ये सिर्फ क्या है, वित्तीय सहायता के लिए, किसकी वित्तीय सहायता के लिए, कि आईएमएफ की सहायता के लिए क्या है, ये एसडीआर। हमेशा उसके पास एक कोष होता है। इस कोष का यूज वो कहाँ करता है, इस कोष का यूज करता है वो अन्य देशों को, गरीब देशों को, जिनको वित्तीय सहायता होती है, आवश्यकता होती है, उन देशों को लोन देने के लिए, सीधा सा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया। उसका उद्देश्य क्या था, देशों को वैश्विक तरलता, ग्लोबल लिक्विडिटी प्रदान करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया। भुगतान संतुलन हम पढ़ चुके हैं, में सुधार करना है। अब याद रखनी कौन सी चीज है कि एसडीआर कोई मुद्रा नहीं है, करेंसी नहीं है, बल्कि ये आईएमएफ के अंतर्गत काम करने वाली एक संपत्ति का मानक है। याद रखने की चीज यही है आपकी। अगर एसडीआर से क्वेश्चन आया तो 100% वो स्टेटमेंट को डालेगा कि एसडीआर एक मुद्रा है या नहीं है। तो इसको आप याद रखिएगा कि वो एक मुद्रा नहीं है। अब समझने की चीज़ क्या है इसमें, आप डिटेल से देखते हैं। देखिए, एसडीआर कोई भौतिक मुद्रा तो है नहीं, ये सिर्फ एक यूनिट है। यूनिट बता देते हैं कि इतना हम एसडीआर रखे हुए हैं किसमें, आईएमएफ से। ये एसडीआर मिलता कैसे है, हमको देना पड़ता है, पैसा ही देना पड़ता है अन्य चीज़ों में, जैसे हम गोल्ड में रख देंगे, हम कैश दे देंगे, अन्य चीज़ों में रखना पड़ता है। तो ये सब मिल के क्या बनता है, हमारा एसडीआर बन जाता है। अब एसडीआर की एक बास्केट होती है, मतलब एसडीआर को हम सीधा से ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि एसडीआर तो हमने रख दिया, ये तो सिर्फ इकाई है। यानी मान लीजिए एक ये खेत है, तो ये खेत का नाम हमने कुछ रख दिया। अब इसके अंदर हमने क्या क्या रखा है, तो उनके अन्य अन्य नाम होंगे, तो पूरे खेत का नाम है एसडीआर। और इसके अंतर्गत होगा क्या क्या, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, भारांश होता है। तो जिनकी मुद्रा थोड़ी क्या हो जाती है, कड़क हो जाती है, यानी मुद्रा मजबूत होती है जिनकी, तो उस मुद्रा को कहाँ डाल दिया जाता है, इसके भारांश में डाल दिया जाता है। तो वर्तमान में कितनी है अपनी, 5 हैं लगभग, हाँ 5 हैं। कौन कौन सी है आपकी, बास्केट। तो एसडीआर का जो बास्केट है मूल्य वाला, तो उसमें हमको कौन कौन सी में रख सकते हैं, हम अमेरिकी डॉलर में रख सकते हैं, यूरो में, चीनी युआन, इसको क्या बोलते हैं, रेमिन भी बोलते हैं, रेमिन भी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, सीधा सा इन 5 को याद रख सकते हैं।
हो सकता है ऑप्शंस में आ जाए, तो आप इसको टिक कर सकें। तो बास्केट में कौन कौन है एसडीआर की बास्केट में? ये एसडीआर का बास्केट क्या है? आप एसडीआर में अगर आप अपना क्या रख रहे हैं, आप एसडीआर में अपना पैसा रख रहे हैं, कहाँ पर? आईएमएफ को दे रहे हैं, एसडीआर का यूनिट दे रहे हैं, तो आप इन करेंसी में अपना क्या करते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में कौन सी अब मुद्रा जुड़ी है इसमें? तो यार रहिएगा आपका चाइना की जुड़ी है, चीनी युआन। अब आईएमएफ कोष और एसडीआर का उपयोग कैसे होता है? एसडीआर का उपयोग देशों के बीच लेन देन, ट्रांजैक्शंस और भुगतान संतुलन बनाए रखने में किया जाता है। एसडीआर को विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में भी देखा जा सकता है। एसडीआर का वितरण क्या है? आईएमएफ एसडीआर को अपने सदस्य देशों में उनकी कोटा प्रणाली के आधार पर आवंटित कर सकता है। यानी जितना परसेंट कितना आपका कोटा होगा, करता है, यहाँ लिखा है ना, करता है। तो कोटा, जितना कोटा होता है, जैसे मैंने अभी आप क्या बताया था, हमने बताया था कि अमेरिका कितना परसेंट है, 70.44% है। तो इसका एसडीआर कितना होगा आईएमएफ के पास? तो इतना ही होगा, सीधा सा अमेरिका का। भारत का कितना देखा था हमने? भारत का देखा था लगभग हमने कितने 2 पॉइंट के लगभग देखा था, देखना एक बार। हाँ, 2.75। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो याद रखने की वाली चीजें हैं, वो क्या है? संपत्ति नहीं है भाई, मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। इसे केवल आईएमएफ के माध्यम से उपयोग किया सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं। अगर पॉइंट आ जाए कि इसे स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उपयोग, तो ये गलत होगा। तो स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, उपयोग नहीं किया जा सकता। यह सदस्य देशों को उनकी वित्तीय उद्योग पूरा करने में मदद करता है। सिंपल। एक्सचेंज सदस्य देशों के बीच सहमति से होता है। यानी एसडीआर को आप आज आपस में भी दे सकते हैं, लेकिन कौन दे सकते हैं? जो सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? आईएमएफ के सदस्य हैं भाई। यानी 190 देश। अगर इसमें से अगर कोई अन्य देश है, तो उसके साथ हम क्या नहीं कर सकते? एक्सचेंज नहीं कर सकते। आईएमएफ एसडीआर को संकट के समय आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करता है। तो एसडीआर का क्या करेगा? एसडीआर के अंतर्गत क्या भरा हुआ है? पैसा भरा हुआ है। ये तो एक बास्केट है, बास्केट बास्केट के अंदर पैसा भरा हुआ है। तो इस बास्केट के पैसे को क्या देती है वो? जब ऋण की जरूरत पड़ती है। तो किसको दिया था अभी लास्ट में? अभी श्रीलंका को मिला था, सीधा सा, जब वहाँ क्या है, गृह युद्ध छिड़ गया था तब। अब एसडीआर में और याद रखने की क्या चीजें हैं, आगे देखते हैं हम अभी। अब एसडीआर, आपने एक, मैंने आपको एक बोला था, एक वर्ड बोला था आपने, मैंने आपको बोला था कि एसडीआर, सॉरी, फॉरेक्स रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा रिजर्व, जो आरबीआई के पास होता है हमारा, तो हर एक देश का होता होगा ऐसे ही। तो उसमें हम क्या क्या मानते हैं, किस चीज को हम इसमें सम्मिलित करेंगे मुद्रा रिजर्व में? ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें हम क्या रखें, सिर्फ रुपए रखें। जैसे कि आरबीआई खुद के पास भी क्या रखता है, पैसा रखता है, तो उसका इलाका क्या रखता है? कुछ गोल्ड में रखता है, कुछ क्या रखता है, सरकारी परिसंपत्ति रखता, सॉरी, प्रतिभूतियां रखता है, और कुछ कैश रखता है। और बैंक भी यही कार्य करते हैं। तो विदेशी मुद्रा रिजर्व में, यानी फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या रहता है? तो वो होता है विदेशी मुद्रा संपत्तियां। ये वो विदेशी मुद्राएं होती हैं जो आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखी जाती हैं। यानी अगर हम देखें तो आयात निर्यात के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? हमको हमको जरूरत पड़ती है डॉलर की। तो डॉलर यूज होता है कहाँ पर हमारा? विदेशी मुद्रा रिजर्व में। सोने का रिजर्व, मैंने बताया आपको, सोना रखना पड़ता है। अब आपने क्या पढ़ा? एसडीआर। अब आप बोलेंगे कि सर ये एसडीआर तो हमने किसको दे दिया? आपका आईएमएफ को दे दिया। लेकिन ये एसडीआर हमारा किसका भाग होता है? फॉरेक्स रिजर्व का। यानी हम इसको वापस भी ले सकते हैं जब हमको आवश्यकता होती है तब। अब फोर्थ पॉइंट कौन कौन सा है आपका? रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था प्रीलिम्स में 2020 की या 22 के एग्जाम में। प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा गया था कि रिजर्व ट्रांस, जो रिजर्व आरक्षण है, यहाँ पर आरक्षण लिखा हुआ था, यहाँ पर किससे संबंधित है? तो उसमें ऑप्शन था आपका, फोर्थ ऑप्शन था उसमें आपका, आईएमएफ की कोटे प्रणाली से। तो क्या है? अब देखिए, अब कोटा मैंने आपको बताया था कि उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। यानी अमेरिका से पैसा देगा तो कितना देगा आपको? 70.44% पैसा देगा। किसको? आईएमएफ को। पैसा क्यों देगा? क्योंकि पैसा एकदम से तो पैदा होगा नहीं, तो पैसे की जरूरत किसको होती है? आईएमएफ को। तभी वो क्या करता है? अन्य देशों को लोन देता है। तो जब वो इसको पैसा देगा, तो जरूरी नहीं कि उससे क्या दे आपको?
सिर्फ डॉलर में दे, वो कई सारी चीज़ों में देगा। तो वो क्या देगा इसमें, 25% गोल्ड में देगा। तो ये गोल्ड क्या होता है, इसी को बोलते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो ये होता है, तो इसमें क्या होता है, ये भी आपका किसका भाग होता है, आपका फॉरेक्स रिजर्व का। फॉरेक्स रिजर्व का ये भी आपका भाग होता है। तो आप इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं। अगर आपसे कोई स्टेटमेंट में पूछे सीधा सा कि जो कोटा प्रणाली होती है आईएमएफ का, जो भारत का कोटा है, तो क्या वो फॉरेक्स रिजर्व का भाग है, तो आप बोलेंगे नहीं, भाग नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिजर्व ट्रांसपोजिशन आपका भाग है, तो आप बोलेंगे हाँ। यहाँ पर समझने की चीज ये है कि ये रहा आपका पूरा कोटा, और ये रहा आपका कितना, 25% कौन सा, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, कि आरटीपी है आपका। तो ये भाग है आपका किसका, फॉरेक्स रिजर्व का। जबकि अगर आपसे ओवरऑल पूछेगा तो ये भाग नहीं है किसका, फॉरेक्स रिजर्व का। तो याद रखने की चीज आपकी ये है। अब आप सीधा से क्या पढ़ेंगे, विश्व बैंक को पढ़ेंगे। देखिए, विश्व बैंक कुछ जैसे हमने क्या समझाया था, ब्रेन बुर्स ने क्या बोला था कि हम अलग अलग संस्थाएं खोलेंगे। तो अल्पकाल के लिए, अल्पकालीन वित्तीय सुविधा देने के लिए उसने किसको खोला, आईएमएफ को। और जो दीर्घकालीन जो वित्त कौन देगा, वो देगा आपकी वर्ल्ड बैंक देगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, देशों को आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती है। मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी को कम करना, विकास को बढ़ावा देना, देशों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मदद करना। अगर आप आईएमएफ का उद्देश्य पढ़ेंगे तो वो संस्था वर्ल्ड बैंक से कैसे अलग है, तो अलग इसलिए है, आईएमएफ पैसा कब देता है, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, कि व्यवस्था अच्छी चल रही है क्या, वित्तीय स्थिरता सही चल रही है या नहीं। जब देशों के पास क्या हो जाते हैं, देश रप्ट हो जाते हैं, जैसे बैंक रप्ट हो जाते हैं, जैसे देश ही बैंक रप्ट हो गया तो क्या हुआ, दिवालिया होगा, तो कोई देश दिवालिया हो गया, या उसमें गृह युद्ध की स्थिति हो गई, या श्रीलंका में जो वित्तीय व्यवस्था थी वो बिल्कुल न्यूनतम पर आ गई थी, तो उस समय क्या देता है, ये लोन देता है। जबकि विश्व बैंक क्या करता है, गरीबी जैसे चीजों पर काम करता है, गरीबी, बेरोजगारी, विकास और आदि चीजें, कौन से, आर्थिक और सामाजिक विकास। तो आप समझ होंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सीधा सा बेसिक डिफरेंस क्या है। अब तकनीकी सहायता देता है, सलाह देता है। अब इसकी चार संस्थाएं होती हैं। देखिए, अगर आपने कभी भी नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये एक बिल्डिंग है और ये रहा आपका वर्ल्ड बैंक, नहीं। वर्ल्ड बैंक तो एक क्या है, आपका पूल सा मान सकते हैं आप इसको। क्या इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके आपकी संस्थाएं हैं आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए, मीगा और आईसीएसआईडी, यानी 5 संस्थाएं हैं। इन पांचों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं, इन पांचों को मिलाकर बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं, बल्कि 5 जो संस्थान हैं उनको मिलाकर बोलते हैं हम वर्ल्ड बैंक। अब इनमें अंतर क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है, सीधा सा आप इसको याद रखिएगा इंग्लिश में ही। हिंदी में आप लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखिएगा इसको। अगर मेंस एग्जाम में भी आया तो आप सीधा से इसको क्या लिखेंगे, देवनागरी लिपि में ऐसे लिख देंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी आईबीआरडी। तो ये क्या है, यह विकासशील देशों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सीधा सा। और इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन। आप इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं आप इसी में, साथ ही उदारीकरण के अनुरूप वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों की नीतियों को प्रभावित करना इसका मुख्य कार्य है। क्या बोला मैंने, साथ ही उदारीकरण के अनुरूप वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों की नीतियों को प्रभावित करना इसका मुख्य कार्य है। तो ये क्या हो गया आपका आईबीआरडी। अब हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन पॉइंट इसमें सभी में क्लियर हैं और इन सब में डिफरेंस भी होता है, ये अलग अलग कार्य करते हैं। अब सेकंड क्या हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए। तो यह सबसे गरीब देशों को कम ब्याज दर पर ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसमें क्या लिखा था, विकासशील देशों को, इसने क्या बोला, सबसे गरीब देशों को कम ब्याज दर पर। इसमें कम ब्याज की तो बात हुई नहीं, तो इससे ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो आईडीए क्या करता है, गरीब देशों को कम ब्याज दर पर ऋण और अनुदान प्रदान करता है। अब तीसरा क्या है, आईएफसी। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये क्या करता है, यह निजी क्षेत्र को निवेश और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये विकासशील देशों को दे रहा था, ये गरीब देशों को दे रहा था, कम ब्याज पर।
ये क्या दे रहा है, ये निजी क्षेत्र को दे रहा है। तो तीनों में डिफरेंस है ना, बिल्कुल ऐसे क्लियर रहना है आपको भी। चौथा क्या आपका मीगा, MIGA, यह विदेशी निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है। विदेशी निवेशक यानी आपने ये क्या पढ़ा था, हमने आपको FDI पढ़ाया था और FPI। तो इन जो निवेशक हैं इनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, आपका मीगा करता है। अब और ये क्या आपका ICSID, यह निवेश विवादों को सुलझाने का काम करता है। किसका, सभी देशों में जो निवेश संबंधित कोई विवाद होता है तो सब किसके पास जाते हैं, ICSID के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ याद रखने की चीजें हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। याद रखिएगा, ICSID के सदस्य कौन नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जगह हम किसके सदस्य हैं, हम अंकटाड के सदस्य हैं। अंकटाड के सदस्य हैं, यानी UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की मंच का प्रयोग करता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को तो लिख लीजिए साथ में, अब नोट बनाकर लिखेंगे इसकी सामने से। लिखिए, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, बल्कि भारत अपने विवाद निपटारों के लिए विवाद निपटारों के लिए अंकटाड यानी UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, UN यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मंच का प्रयोग करता है, जिसका कारण ICSID में पश्चिमी देशों का प्रभुत्व होना माना जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, हमने सबको बता दिया। ये आपका विवाद क्या था, ये आपको क्या मान सकते हैं आप, इसको कोर्ट रूल मान सकते हैं, कोड मान सकते हैं आप इसको। ये क्या है, जस्टिस कोर्ट है आपका। अब क्या है आपका महत्वपूर्ण चीज क्या है आपकी, कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी आती हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये क्या है, इसको 2021 में बंद कर दिया गया था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन करता है, आपका वर्ल्ड बैंक करती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कौन सा, UPSC में, तो याद रखने की चीज है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सीधा सा मतलब ही क्या होता है, कि किसी क्षेत्र में बिजनेस करना कितना आसान होता है। आप इसको समझेंगे कैसे, कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, अगर मैं यहाँ पर अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने जाऊँगा तो वहाँ पर ज़मीनी व्यवस्था कैसी है, यानी जब मैं उसके नामकरण कराऊँगा तो मुझे दस्तावेजीकरण में कितनी कठिनाई या कितनी आसानी होगी वो। सेकंड, जब मैं किसी से अनुमति लेता हूँ इसकी किसकी, फैक्ट्री ओपन करने की, तो मुझे दस्तावेजीकरण में आसानी होगी या कठिनाई होगी। तीसरा क्या है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, क्या मुझ पर कोई सुरक्षा संबंधी समस्याएं तो नहीं आएगी। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी किसी विशेष क्षेत्र में व्यवसाय करने संबंधी जो क्या है स्वतंत्रता है, उसी से क्या बनती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकंड, विश्व विकास रिपोर्ट कौन करता है, गरीबी शिक्षा और आर्थिक सुधार के लिए कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। तो सभी कौन है, किसकी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाएं और जीवन स्तर को मापती है। जैसे हमारे यहाँ क्या मापते हैं, HDI मापते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये पूछा गया है मेंस में भी, UPSC मेंस में भी और आपके प्रीलिम्स में, इसी तरह। तो इसको याद रखिएगा कैसे, वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि, यानी विश्व के साथ क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि और उनकी जोखिमों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करती है, सीधा सा। और प्रेषण आप जानते हैं, रेमिटेंस रिपोर्ट। रेमिटेंस रिपोर्ट क्या होती है आपकी, कि बाहर रहने वाले व्यक्ति अपने जो गृह देश है, यानी जो हमारा देश है उसमें कितना पैसा भेज रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसकी रिपोर्ट जारी करता है कौन, आपका वर्ल्ड बैंक। अब कुछ क्या है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं। अब इसको आप खुद देखिए इस बार, आप क्या करेंगे, सिर्फ इसका नाम देख लेंगे, अभी सिर्फ नाम देख लेंगे। हम क्या करेंगे, अब हमारी जो 3 क्लासेस बची हुई हैं, 2 या 3 क्लासेस, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी कॉन्सेप्ट और जो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली की क्लासेस होगी। अगर हमको लगता है कि कुछ रिपोर्ट्स जो किस में आई हैं, आपकी 365 में आने वाली हैं और आपकी मंथली मैगजीन में आई हुई हैं, तो इन रिपोर्ट्स को हम, अगर इनमें से कोई रिपोर्ट होगी उसमें, तो हम उसको क्या करेंगे, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ पूरे 1 to 1 के आपको फैक्ट्स भी बता देंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको उसमें बता देंगे। तो अभी आप सिर्फ नाम देखेंगे और हम इन क्लासेस में इनको सभी इंडेक्सेस को और सभी रिपोर्ट्स को आपको क्लियर कर देंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ वर्ल्ड बैंक, बल्कि इकोनॉमी में
जितनी भी रिपोर्ट्स आपकी, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, जब आए नेशनल लेवल पर यानी भारत के स्तर पर हो, तो कल सभी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस हैं आपके, तो वो सभी आपको हम बता देंगे एक क्लास में। तो आप सीधा से ये देख लेंगे। अब ये कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देख लेना है। ये क्या देखने से क्या होगा, अगर स्टेटमेंट में आ जाता है यह सीधे लिखा होगा यह किसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं यूपीएससी का क्या, यूपीएससी हमेशा जब पूछती है क्या, पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन पूछती है, अगर वो ये पूछेगी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो वो ज़्यादातर चांसेस, उसके 90% चांसेस ये होंगे कि वो वर्ल्ड बैंक का नाम उसमें नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, जिससे क्या हो, वो स्टेटमेंट गलत हो। तो ये होती है आपकी क्या, क्लैरिफिकेशन होती है, और एलिमिनेशन टेक्निक्स आपके ऐसे काम करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं गेट। अब क्या हुआ था, मैंने क्या बताया था आपको कि जब 1944 में ब्रेटन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ, उन्होंने क्या बोला कि हम 3 संस्थाएं खोलेंगे, एक खोलेंगे हम, 2 खोलेंगे हम किसके लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए, तीसरा क्या खोलेंगे हम, ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए। अब व्यापार के लिए क्या किया हमने, गेट की स्थापना की। गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब ये क्या था, 1948 में इसकी स्थापना की गई। विशेषताएं क्या थी इसकी, व्यापार बाधाओं यानी सीधा सीधा सा आयात निर्यात को स्थिर करना, कि निर्यात को बढ़ावा देना सीधा सा, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार। इसने बोला सभी देशों से कि आप जो टैरिफ, ये जो प्रतिबंध लगाते हैं आयात निर्यात पर, उसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करें। नीति प्रावधान क्या था, टैरिफ नीति, मोस्ट फेवर नेशन। इसको हम अभी क्या समझेंगे, अभी हम WTO में समझेंगे। गठन किया कब किया गया गेट का, 1995 में। इसको किसने ट्रांसफर कर दिया गया, WTO में प्रतिस्थापित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, इसमें देखते हैं अभी। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, यह केवल एक समझौता था, ना कि एक संस्थान। तो गेट की जब स्थापना की गई थी, ये संस्थान नहीं था, जबकि WTO क्या है, एक संगठन है। संगठन है, एक संगठन के तहत कई समझौते, यानी ये संगठन है और इसके साथ कई समझौते हैं। विधि दर्जा क्या था, यह अस्थायी व्यवस्था थी, यह स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सामने क्षेत्र क्या था, वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित था। इसका क्या है, वस्त्र, सेवाएं और बौद्धिक संपदा। अब ये महत्वपूर्ण है आपके लिए कि क्वेश्चन आ जाए, लेकिन संभावना कम है। लेकिन आपका स्टैटिक पोर्शन, जो बेसिक पोर्शन है, वो तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका, मोस्ट फेवर नेशंस। अभी जो हमने क्या पढ़ा, तो क्या है, WTO की जो क्रियाविधि होती है, जो कार्य करती है, तो वो क्या क्या कार्य करती है, मोस्ट फेवर नेशंस जैसे कार्य करती है। तो क्या है मोस्ट फेवर नेशंस, देखिए अब ये सिद्धांत कहता क्या है कि WTO का जो भी सदस्य देश होगा, मोस्ट फेवर नेशंस, ये क्वेश्चन भी क्या आ गया, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या है, सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यापारिक व्यवहार करना होगा। अब ये क्या है, जब WTO का सदस्य देश होगा, तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए मैं एक WTO का सदस्य हूँ, तो जो व्यवहार मैं किसी अपने मित्र राष्ट्र के साथ कर रहा हूँ, तो वही व्यवहार मुझे किसके साथ करना होगा, अन्य देशों के साथ, यानी जो भी अन्य WTO का सदस्य होगा उसके साथ करना होगा, यानी समान व्यवहार। इसके साथ लिखा है मोस्ट फेवर नेशन, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। यदि एक देश को किसी दूसरे देश को किसी वस्तु पर कम टैरिफ शुल्क देता है, तो वही छूट वह सभी सदस्यों को देनी होगी। सीधा सा एग्जाम्पल देना कि अगर भारत क्या करता है कि किसी देश पर, यानी मान लीजिए वो किससे, भूटान से कोई चीज मंगवाता है, तो क्या कर देता है, तो उस पर टैरिफ मुक्त कर देता है, या क्या करता है, सिर्फ 10% ही टैक्स लगाता है। तो यही वो रवैया किस पर अपनाएगा, अन्य देशों पर भी। तो ये क्या है, आपकी गैर भेदभाव नीति, यानी आप भेदभाव नहीं करेंगे किसी देश के साथ भी। उदाहरण मैंने आपको बता दिया 10% वाला। अब ये क्या है आपका, राष्ट्रीय समानता, नेशनल ट्रीटमेंट। अब नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है, यह सिद्धांत कहता है किसी भी देश को आयातित और घरेलू उत्पादों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब ये है क्या, देखिए सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, या आप अभी नहीं लिखें तो आप सीधा इसको क्या करें, PPT से नोट्स बना लीजिएगा इसका। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, यदि भारत घरेलू उत्पाद पर भी 18% GST लगाता है, तो वह आयातित उत्पाद पर भी 18% GST लगाएगा। यानी हमारा जो MFN था, MFN, तो वो था एक देश से दूसरे देश के लिए। और आपका जो मैंने अभी क्या हो रहा है, समान राष्ट्र बताया, राष्ट्रीय समानता, तो ये क्या है,
बाहरी चीज़ों और आंतरिक चीज़ों में क्या रखेंगे, हम समानता रखेंगे। यानी मैं अगर मेरा देश है तो हम क्या करेंगे, अगर हम अपने बनाए हुए मोबाइल फ़ोन पर अगर हम 10% टैक्स लगा रहे हैं या 20% लगा रहे हैं, तो हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर भी हम क्या लगाएँगे, 20% ही लगाएँगे। अब गेट्स क्या है, जो डब्ल्यूटीओ उसको बना दिया गया था सीधा-सा। अब सेवाओं की श्रेणी क्या होती है, देखिए डब्ल्यूटीओ काम कैसे करता है। पार सीमा आपूर्ति, सेवा प्रदान करने वाले और प्राप्त करने वाले अलग देशों में रहते हैं। भारत से अमेरिका को आईटी सेवा प्रदान करते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन आता है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत? कि जो क्या करते हैं, सेवाओं की श्रेणी बाँटी गई किसमें? गेट्स में, सॉरी डब्ल्यूटीओ में। हाँ, विदेश में उपभोग यदि क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी देश का नागरिक दूसरे देश में जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वाणिज्यिक उपस्थिति, एक बैंक दूसरे देश में शाखा खोलता है। व्यक्तिगत उपस्थिति, एक इंजीनियर किसी देश में जाकर कंसल्टिंग सेवा देता है। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स, कॉमर्शियल प्रेजेंस और कंजम्पशन एब्रॉड और क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। तो इन चीज़ों को क्या करेगा, इन पर नियंत्रण निगरानी कौन रखेगा, आपका डब्ल्यूटीओ रखता है सीधा सा। अब ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स कुछ नहीं है, एक समझौता है किसके अंतर्गत, ये समझौता है आपका डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। ये क्या करता है, बौद्धिक संपदा, आपने नाम सुना होगा बौद्धिक संपदा, आपने ये नाम ना सुना होगा, आपने नाम सुना होगा किसका, आपने कॉपीराइट का, कि कॉपीराइट है इसका। आपने नाम सुना होगा किसका, पेटेंट का, कि हल्दी का पेटेंट या नीम का पेटेंट अमेरिका के द्वारा किया गया था कुछ सालों पहले, तो उसका भारत ने विरोध किया, तो आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये कानूनी अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को उनके आविष्कारों, डिजाइनों, रचनाओं और कार्यों पर मिलते हैं सीधा सा। तो ट्रिप्स क्या है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, इसके अंतर्गत आते हैं आपके कौन से, पेटेंट आएगा आपका, और आपका क्या आएगा आपका इसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं आपकी वो आएंगी। इसमें और क्या आएगा आपका, कॉपीराइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आएगा, भौगोलिक लक्षण यानी जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में क्या हुआ है, वर्तमान में लास्ट 2 या 3 सालों से बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में, मतलब हर 15 दिन में हो सकता है द हिंदू या न्यूज़ जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें इसके बारे में न्यूज़ आती रही हो। तो आप जीआई टैग को अच्छे से देखिएगा। अगर कोई चीज़ यूपीएससी में पूछी जा चुकी है, यानी कैसी चीज़, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड है या वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कोई कोई संगठन है या क्या है, कोई स्थान है उसको क्या मिल गया है, या कोई वस्तु है उसको क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है, तो वो दोबारा से कहाँ आ सकती है, आपके प्रीलिम्स में आ सकती है। तो जीआई टैग हमेशा ध्यान रखें और हमेशा अपनी नज़र बनाए रखें। अब ट्रेडमार्क इसमें ही आता है, भौगोलिक लक्षण, औद्योगिक प्रणाली या डिज़ाइन, कि आप किसी औद्योगिक का डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकते सीधा सा। अब इसके जो प्रकार हमने आपको बताए, तो आपको ये भी पढ़ने ही पड़ेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे हैं आपके लिए, ये डायरेक्ट पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, लेकिन इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, अपनी जो लास्ट क्लासेस होंगी किसकी, शब्दावलियों की क्लासेस होगी उसमें। उसमें क्या होगा, आपको इसके साथ क्या क्या बताया जाएगा, कि मान लीजिए कॉपीराइट तो हमने समझा दिया, और कॉपीराइट से संबंधित जो फैक्ट हैं कि कितने वर्ष के लिए हम इसको किसको कह सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, अन्य देशों का इस पर क्या होता है, अन्य सदस्यों का क्या हो सकता है, कितना इस पर अधिकार होता है। तो कॉपीराइट कैसे काम करता है और क्या होता है, इसको हम किस में समझेंगे, शब्दावलियों क्लास में समझेंगे सीधा सा। अब हमारा नया टॉपिक है क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड। छोटा सा टॉपिक है, एक पेज का टॉपिक है आपका, सिर्फ शब्दावली मान सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसको टॉपिक ना मानते हुए। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड को हम हिंदी में बोलेंगे जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश, अगर सीधा सा अगर आप इसका क्या लिखना चाहेंगे, इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे, तो परिभाषा इससे थोड़ा अलग होगा। आप सीधा परिभाषा लिखिए, यहाँ से डबल इन्वर्ट कॉमा बंद कीजिए। जब किसी देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तो अर्थव्यवस्था में उसका आर्थिक लाभांश जनसांख्यिकी लाभांश कहलाता है। ये होगी आपकी क्या, परिभाषा हो गई। अब देखिए, अब इसमें हमने दो शब्दों का यूज किया, कौन सी, आपकी कार्यशील जनसंख्या,
तो कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, हमने आप एक क्लास में और बताया था, आपको और बता दें, 15 साल से लेके कहाँ तक, आपके 59। और कई सारे देशों में क्या माना जाता है, 64 माना जाता है, लेकिन हमारे देश में क्या माना जाता है, 15 से लेके 59 वर्ष तक। तो देखिए, अगर आप बनाना चाहें तो इसको बना लें, एक डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम है आपका, ये लाइन सीधी करिएगा आप, तो आपको सीधा रखना है इसको, लाइन को। अब ये क्या हुई आपकी, ये हुई आपकी 15 वर्ष, यहाँ लिखिए 15 वर्ष। अब ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 59 वर्ष। अब इसके बीच की जो भी क्या आपकी जनसंख्या है वो क्या कहलाएगी, आपकी कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है। तो इसको उम्र के बीच को आप क्या बोलेंगे, कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या का सीधा सा मतलब क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं यानी कार्य करते हैं। और उत्पादन से क्या होता है, उत्पादन से आपकी आय होती है, आय से क्या होती है, आपकी सेविंग्स होती हैं, सेविंग से क्या होता है, निवेश होता है, निवेश से पूंजी निर्माण होता है, और पूंजी निर्माण से क्या होता है, दोबारा से उत्पादन होता है, उत्पादन से आय होती है, सीधा सा। अब फिर आप बोलेंगे कि सर 59 वर्ष के बाद और 15 वर्ष से पहले को क्या बोलेंगे, तो वो उनको बोलेंगे निर्भर जनसंख्या, निर्भर जनसंख्या। यानी जो छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो क्या होती, वो निर्भर रहते हैं किन के ऊपर, कार्यशील जनसंख्या के ऊपर। तो वर्तमान में अगर हम हमारे देश की स्थिति देखें तो लगभग 60 से कितने, लगभग 80 करोड़ के लगभग का कौन है, हमारे 70 से 80 करोड़ युवा लोग हैं। यानी सीधा हम जनसांख्यिकी लाभांश के ऊपर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लाइमैक्स पर, यानी बिल्कुल ऊपर। अब होता क्या है, हम देशों की अलग अलग व्यवस्था होती है। आप देखें, जब जनसंख्या आप टॉपिक पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे आप जनसंख्या टॉपिक, आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। अगर आपने खुद से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसी भी देश की जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो पैटर्न है, पैटर्न शब्द अच्छा रहेगा इसके लिए, तो वो हमेशा ऐसा नहीं होता। वो हो सकता है कभी उस देश की जनसंख्या बढ़ रही हो, फिर एकदम से घटी हो, फिर बढ़ रही हो, या ऐसे चल रही हो। तो अगर वर्तमान में हम देखें तो लास्ट जो 50 सालों में उसमें जनसंख्या वृद्धि एकदम से बढ़ी थी, अब वो घटने की कगार पे है। यानी हमारी जो शिशु जन्म दर है वो भी अब कम होने को आ गई है, सीधा सा। इससे होगा क्या कि हमारी जो जनसंख्या अभी कितनी, 70 से 80 करोड़ जो लोग युवा हैं, वो 50 साल बाद क्या होंगे, बूढ़े होंगे। तो उस समय क्या होगा, निर्भर जनसंख्या कम होगी और कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी। तो उस समय क्या होगा, हम पर भार बहुत अधिक होगा इस देश पर। तो जनसांख्यिकी लाभांश होता क्या है, अब जनसंख्या तो हो गई, अब इसका लाभांश कैसे मिलेगा, इसका लाभांश मिलेगा किसका, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और आपकी कुशलता, यानी मानव पूंजी निर्माण। ये टॉपिक हम, या ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण और स्किल डेवलपमेंट हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा हम क्या उठा पाएंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनसांख्यिकी लाभांश उठा सकेंगे। अब अगर आप 2020 के केस को देखें तो 2020 तक भारत की औसत आयु कितनी थी, 28 वर्ष थी, जबकि चीन में औसत आयु कितनी थी, 37, और यूरोप में 45। यानी हमारे साथ जब आप एवरेज मानकर चलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ युवाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो युवाओं को आप वर्तमान में क्या देखते हैं, वर्तमान में जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी या अन्य कोई मंत्री बोलते हैं तो बोलते हैं युवाओं का देश, सीधा सा। आज वर्तमान में स्टैंड अप प्रोग्राम आते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम्स आते हैं, नई नई विश्वकर्मा योजना आई है, स्वनिधि योजना आई है। तो वो क्या है, जो पूंजी है उससे क्या बदले, रोजगार बदले। रोजगार से हो गया क्या, रोजगार से होगा क्या, निधि आएगी, निधि यानी पैसा आएगा, पैसे से होगा क्या, उत्पादन होगा, उत्पादन से क्या होगा, आय होगी, और वही चक्कर दोबारा लौट के आएगा। यानी जो भविष्य में हम पर भार पड़ने वाला है उस भार को कम करने के लिए हम अपनी वित्तीय जो अवस्था है उसको अभी से ऊपर कर लें, जैसा कि वर्तमान में देखा भी जा रहा है। ये हो गया आपका क्या, जनसांख्यिकीय डिविडेंड। आपको पीपीटी मिलेगी तो आप इन लिंक के माध्यम से इसको और देख सकते हैं अच्छे से। तो ये हुआ आपका क्या डाटा है आपका जनसांख्यिकीय लाभांश का, तो आप खुद से देख सकते हैं। इनमें से आप क्या करेंगे, इनमें से आप 1 या 2 पॉइंट्स को याद कर लेंगे, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आपके पास क्या तैयार है, जनसांख्यिकीय लाभांश की परिभाषा तैयार है। सेकंड क्या तैयार है, आपके पास पूरा डाटा तैयार है।
जब भी आएगा आपको इस आंसर में डाटा लिख देने हैं 2 या 3, तो आपका आंसर इससे अच्छा हो जाएगा। अभी हम मेंस की क्लासेस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम ये भी देखते हैं कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ सुधार किए जा सकते हैं, वर्तमान में क्या सुधार किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हम प्रीलिम्स के लिए भी नहीं देखेंगे। अब अगर आप लिखना चाहें तो एक परिभाषा और लिखिए, जो कि किसने लिखवाई है, संयुक्त राष्ट्र ने दी है जो परिभाषा, तो लिखिए संयुक्त राष्ट्र परिभाषा लिखिए। हेडिंग देंगे आप संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में कीजिए, जनसांख्यिकी लाभांश किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव से उत्पन्न आर्थिक विकास की क्षमता है, यदि कार्यशील वर्ग की आबादी से अधिक हो जाए। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, यदि कार्यशील वर्ग की आबादी निर्भर वर्ग की आबादी से अधिक हो जाए, तो आपका हो गया ये। तो ये क्या आपकी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की आपकी परिभाषा है, तो आप इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, ये ऑप्शंस में भी आया है 1 या 2 बार, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको पता तो हो बेसिकली कि जनसांख्यिकी लाभांश होता क्या है सीधा सा। अब हम क्या पढ़ेंगे, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जब मैंने क्या किया था, जब आपकी इकोनॉमी की ओरिएंटेशन क्लास ली थी, तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको मैंने क्या कराया था, एलिमिनेशन टेक्निक्स के माध्यम से इसको सॉल्व करवाया था। लेकिन फिर भी आपको क्या इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसने स्थापना की थी, चीन द्वारा स्थापित किया गया था क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। उद्देश्य क्या था, एशिया में बुनियादी ढांचे की विकास के लिए, यानी इसका लक्ष्य क्या है, पूरा विश्व नहीं बल्कि ये क्या, एशिया, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। ये क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, सीधा सा। अब इसके उद्देश्य क्या है, वही अच्छे अच्छे उद्देश्य इसमें सामने आ जाते हैं, निवेश, सतत विकास, विकासशील देशों के बीच सहयोग। अब इसकी संरचना क्या होती है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में यानी चीन में, जो कि पूछा जा चुका है। सदस्य देशों की संख्या 100 से अधिक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट में यही पूछा था कि सदस्य देशों की संख्या 100 से अधिक है। और इसका सदस्य कौन है, भारत भी इसका सदस्य है, ये याद रखने की चीज है। निधि का स्रोत क्या है, सदस्य देश क्या करते हैं, योगदान करते हैं पैसे से, और बॉन्ड्स की बिक्री करता है ये। बॉन्ड व्यवस्था मैंने आपको बताई थी, बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं। अब जितना आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ना था उतना आप पढ़ चुके हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा, इन सभी संस्थाओं में यानी वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और आपकी क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक, या इनसे संबंधित कोई भी अदर कॉन्सेप्ट या फैक्ट होगा, तो उनको कब कवर कर लेंगे हम, करंट अफेयर्स की क्लासेस में कर लेंगे इकोनॉमी के बेसिस पर। और तीसरा कौन सी चीज, अगर इनसे इतर यानी इनसे अलग कोई भी संस्थान ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से किसमें आ रही होगी, करंट में आ रही होगी, और वो लग रही होगी यूपीएससी के अंडर आ सकती है, यानी यूपीएससी उससे क्वेश्चन बना सकता है, तो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे कौन सी, अपनी आने वाली क्लासेस में। तो ठीक है, हमारी ये अभी टॉपिक्स खत्म हो गए। हमारे टॉपिक्स बचे कौन से हुए हैं, अब हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचा हुआ है, जिससे लगभग 1 या 2 साल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सॉरी 1-2 साल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी 1 या 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो संभावना 25 में पूरी है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। वो टॉपिक कौन सा, आपका मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक बड़ा टॉपिक है, समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक क्लास में हम मुद्रास्फीति पढ़ेंगे। सेकंड में पढ़ेंगे हम क्या, अपना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे हम क्या, PDS, सब्सिडी, और सब्सिडी में हम क्या पढ़ेंगे, MSP, और कई सारी जो खेती हैं वो खेती के प्रकार, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, फसल वितरण और क्रॉप पैटर्न पढ़ेंगे। और इसी के साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी PYQ पूछे गए हैं, उनसे संबंधित जो भी थीम्स होगी उनको भी हम इसी में क्लियर कर देंगे। तीसरा टॉपिक हम देख लेंगे, अगर जो भी टॉपिक्स हमारे बचे होंगे, वैसे हमारा वित्त आयोग बचा हुआ है, और हम एक बार CV को भी देख लेंगे। तो जैसे हमारी 1 या 2 या 3 क्लासेस बची होंगी लास्ट स्टैटिक पोर्शन की, इसके बाद हमारा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। अब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि इकोनॉमी शुरू करने से पहले जितना ज़्यादा टफ लग रहा था उतना ज़्यादा टफ है नहीं। तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो बेसिक फैक्ट्स हैं सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको, तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होती।
और आपको ये पढ़कर ये भी लग रहा होगा कि PYQs भी सॉल्व होते हैं। मैंने आपको तरीका 3 बताए हैं कि आप क्या करेंगे, नॉलेज बेस पर करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक्स की बेस पर करेंगे और नॉलेज प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स की बेस पर करेंगे। तो आपको अपनाना तरीका कौन सा है, नॉलेज प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स। इससे क्या होगा, आपके 100% क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन क्या हो जाए, वो बाहर का हो जाए, तो इतनी यूपीएससी भी हमको छूट देता है। यानी यूपीएससी भी हमसे बोलता है कि अगर वो 100 क्वेश्चन देता है तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपका श्योरिटी से क्या हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।